हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास की। इसके पहले लेक्चर में हमने गुप्त साम्राज्य की चर्चा की थी कि गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो वहाँ पर स्थिति थी, उन सब की हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्त काल की राजनीतिक स्थिति की। अगर बात की जाए राजनीतिक स्थिति की, तो गुप्त काल में राजपद हुआ करते थे। ये राजपद जो थे ये वंशानुक्रम थे। जैसे कि राजा हुआ, राजा का फिर पुत्र राजा बना। इस तरह से हमने जो वहाँ पर देखा है कि जो शासन में जो भी शासक रहा वो राजा का उत्तराधिकारी होता गया। तो ये वंशानुगत था। दूसरी बात, अगर हम इसमें देखते हैं तो राजाधिराज, महापरम भागवत आदि ये जो आडंबरपूर्ण उपाधियां थी, इसको धारण किया था। इस काल में राजा को भगवान विष्णु के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में मतलब जो रक्षक है, जो पालन करने वाले हैं, वो माना जाता था। इसी तरह जैसे आप यहाँ मुद्रा देख रहे हैं, तो राजकीय जो मुद्रा होती थी उनके सिक्कों पर माता लक्ष्मी जो कि विष्णु की पत्नी है उनको अंकित किया जाता था, जैसा कि आप सिक्कों में देख रहे हैं। गुप्त साम्राज्य था, उनके जो राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें तो ये गरुड़ छाप की राजकीय मुहर होती थी। आगे हम बात कर रहे हैं प्रशासन व्यवस्था की। तो प्रशासन है तो जो भी यहाँ इस समय पर अधिकारी वर्ग थे, तो ये अधिकारी वर्ग उतना बड़ा तो नहीं था जितना कि मौर्य साम्राज्य में था, लेकिन जो भी यहाँ पर अधिकार मानवात्य कहा जाता था और जो व्यवस्था थी वो अधिकारी कर्मचारी इस तरह से व्यवस्था हुआ करती थी। अगर हम वेतन की बात करते हैं तो इस समय पर जो अधिकारियों को वेतन दिया जाता था वो स्थायी वेतन होता था। और जो आया था तब उसने ये भी बताया कि जो यहाँ पर अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको जिस तरह से वेतन मिलता है उस तरह से यहाँ पर रिश्वत नहीं ली जाती है। तो ये देखा जा सकता है कि जो वहाँ के, ये कह सकते हैं कि उस समय पर उतना नहीं था भ्रष्टाचार, या भ्रष्टाचार का अभाव था। तो इस तरह से हमने प्रशासन व्यवस्था के बारे में जाना। जो गुप्त काल की अगर हम बात करते हैं तो उस समय पर प्रांतीय शासन व्यवस्था थी। प्रांतीय शासन व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो जो व्यवस्था थी ये गुप्त शासकों ने चलाई थी। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो ये कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत मतलब राज्य इसको बोल देते हैं। और गुप्त साम्राज्य के समय पर इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? इन प्रांतों को भुक्तियाँ कहा जाता था। तो ये कई भुक्तियों में विभाजित थे। और इस तरह प्रत्येक जो प्रांत होता था, जिसको अगर हम गवर्नर कहते हैं, तो उस प्रांत में एक एक उपरीक होते थे, और जिसे उपरीक कहा जाता था, ये प्रभारी होते थे। इसी तरह हर एक विषय होता था, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि न्याय की व्यवस्था है ना, और जैसे सैन्य अधिपति है। इस तरह से अगर हम विषय की बात कर लें कि जो हर एक जिसको हम डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो उसमें उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था विषयपति। तो जो भी व्यवस्था होती थी तो उसका जो प्रबंधन था या जो उसकी व्यवस्था थी उसमें स्थानीय लोग भी जुड़े होते थे। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि जो स्थानीय लोग होते थे उनको उस जगह के मुद्दों के बारे में अच्छे से पता होता था। और अगर हम ज़मीनों की बात कर लें तो जो उस समय पर जो ज़मीनों की खरीद बिक्री होती थी वो भी स्थानीय लोगों के अनुमति के बिना नहीं हो सकती थी। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो आम नागरिक है, जो सामान्य नागरिक है, उसको भी प्रशासन पे भाग लेने का उस समय पर अधिकार था। आगे हम चर्चा करेंगे सैन्य प्रशासन की। गुप्त सेना की कितनी संख्या है, ये इसका कुछ पर्याप्त हमें वर्णन नहीं मिला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त राजवंश है वो
स्थायी सेना रखा करते थे। इसी दौरान पर अगर देखा जाए तो जो घुड़सवार थे उनकी महत्ता बढ़ गई थी। पहले हमने पैदल सेना तक की बारे में सुना था, लेकिन जब गुप्त वंश आया तो उस समय पर आगे हम चर्चा कर रहे हैं नगर प्रशासन की। तो जो गुप्त काल था, इस समय पर नगर प्रशासन की व्यवस्था की बात अगर करते हैं तो ये इसमें व्यवसायी जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनके संगठनों का महत्व था। इस तरह से हमें कुछ वैशाली से जो प्राप्त पर ये अपने अपने सदस्यों को के मामले देखते थे कि उनका अगर उन्होंने वो कुछ भी नीति अनीति का कार्य करते हैं, उनके लिए अपने अपने कानून थे, नियम थे, और जो भी परंपरा का उल्लंघन करता था, उल्लंघन करने वाले को सजा दी जाती थी। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो भी प्रशासन व्यवस्था थी वो अधिकतर देखी गई है उत्तरी बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखी गई है। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो प्रशासन व्यवस्था थी, जो राजनीतिक स्थिति थी, वो गुप्त काल में कुछ इस तरह से थी। आगे हम चर्चा करते हैं गुप्त काल की आर्थिक स्थिति की। तो सबसे पहले समय पर अगर हमने कराधान प्रदान की बात करते हैं, जो करों का जो टैक्स का जो सिस्टम था, उस समय पर जो पुरोहित हुआ करते थे और जो प्रशासक हुआ करते थे, उन लोगों को ग्राम अनुदान, मतलब गांव भी दे दी जाते थे अनुदान के रूप में, है ना। अगर किसी को टैक्स के रूप में अगर हम बात करते हैं तो गांव अनुदान देने की बात की जाती है। और स्पेशली अगर हम ब्राह्मणों की, पुरोहितों की बात करते हैं तो इनको टैक्स में इनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता था, मतलब इनको रियायत मिलती थी। भूमि अनुदान के प्रारंभ की अगर बात करते हैं तो जो भूमि, देखिए जब हमने बात की थी था सातवाहनों ने उसको एक परंपरा के रूप में, एक रिवाज के रूप में किसने शुरू कर दिया? गुप्त काल ने। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, जो टैक्स का सिस्टम था, जो भूमि दान की प्रथा थी, वो गुप्त काल में और एक रिवाज के रूप में शुरू हो गई थी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मुद्रा प्रणाली की, तो जो प्राचीन भारत में अगर हमने बात कर रहे हैं तो वो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कही जाती हैं। ये एक नियंत्रित आकार की और भार वाली स्वर्ण मुद्राएं होती थी, जिन पर गुप्त राजाओं स्पष्ट चित्र मिलते हैं। इसमें उनकी युद्ध प्रियता, उनकी कला प्रियता को दर्शाते हैं, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो जो अगर हम बात करते हैं स्वर्ण मुद्रा की, तो जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसका उपयोग सेना प्रशासन में, अधिकारियों के वेतन में और भूमि की खरीद बिक्री में किया जाता था। ध्यान दीजिएगा कि जो ये स्वर्ण मुद्राएं थी, इसका प्रयोग सेना प्रशासन में, अधिकारियों के वेतन में और भूमि की खरीद बिक्री पर दिया जाता था। ठीक। और इसी तरह चांदी के सिक्के हुआ करते थे। तो जो चांदी के सिक्के थे वो गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने चलाए। तो जो ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे, व्यापार वगैरह में ये इस्तेमाल किया जाते थे। साथ ही साथ जो स्थानीय लेन देन होता था उसमें चांदी के सिक्के प्रयोग किए जाते थे। तो इस तरह से वहाँ पर कुछ मुद्रा प्रणाली इस तरह से थी, सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे। आगे हम बात करते हैं जो वहाँ के लोगों का व्यवसाय मुख्य क्या था। तो अगर हम मुख्य व्यवसाय की बात करते हैं तो गुप्त काल में कृषि और पशुपालन, ये दोनों ही मुख्य व्यवसाय था। अगर हम कृषि की बात करते हैं तो बृहद संहिता, ये एक लेख है, एक पुस्तक है, जिसके अनुसार जो गुप्त काल है, गुप्त काल में 3 तरह की फसलें होती थी। अगर हम प्रमुख फसलों की बात करते हैं तो उस समय पर चावल और जौ प्रमुख फसलें हुआ करती थी। चावल की करीब 44 किस्में यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इस तरह अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर अपन कृषि व्यवस्था की बात करते हैं तो उस समय पर भी जो कृषि थी वो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर थी। और जैसे हम बात करते आ रहे हैं अभी तक सुदर्शन झील थी, तो सुदर्शन झील का यहाँ पर भी सिंचाई के रूप में प्रयोग होता था। जब हमने अशोक की बात की थी तो अशोक ने जब नहर का इस्तेमाल किया था तो वो नहरों के माध्यम से भी सिंचाई होती थी।
जो कि यहाँ पर भी फ़ायदा पहुँचा रही थी। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो कृषि थी वो गुप्त काल में एक मुख्य व्यवसाय के रूप में थी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो भूमि की बात अगर की जाए तो इस समय पर गुप्त काल के समय भूमि को कई प्रकार से बताया गया है। अगर आर्थिक उपयोगिता की अगर हम इसकी बात करते हैं तो जैसे हम क्षेत्र की बात कर लें तो भूमि को जो क्षेत्र कहा गया तो वो खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा गया। वास्तु की बात कर लेते हैं तो निवास योग्य भूमि को क्या कहा गया, वास्तु कहा गया। खिल, खिल ऐसी भूमि होती थी जिसको जोता नहीं जाता था। अपृहत, अपृहत ऐसी भूमि होती थी जो कि बिना जोती गई जंगली भूमि होती थी। इस तरह से भूमि को कई प्रकारों में बांटा गया था। इसी तरह था वो ना केवल भारत में बल्कि वो विदेशों में भी होता था। और जैसे हम वस्तुओं के अदला बदली जिसको बात करते हैं तो भारत और चीन में जो व्यापार होता था वो वस्तुओं की अदला बदली पर आधारित था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो निर्यात करने वाली चीज़ें वस्तुएं क्या होती थी, निर्यात भी होती थी और आयात भी होती थी। जो निर्यात करने वाली वस्तुएं मतलब जो कि भारत से विदेशों में पहुंचाई जाने वाली वस्तुएं थी वो थी रेशम और मसाले। ये प्रमुख रूप से विदेशों में निर्यात किए जाते थे। इसी तरह अगर हम आयात की बात करते हैं तो मदिरा, बहुमूल्य रत्न, औषधि, जड़ी बूटियाँ ये सब क्या होती थी, ये आयात की जाती थी, मतलब मंगवाई जाती थी। तो इस तरह से अगर हम बात करते तो जो व्यापार था वो देश विदेशों में भी होता था। अगर हम बात करते हैं बंदरगाहों की, क्योंकि बंदरगाह एक ऐसे साधन थे जिनसे जो व्यापार था वो देश और विदेश में होता था। तो इस समय पर जो बंदरगाह थे वो थे ताम्रलिप्त बंदरगाह। जो ये ताम्रलिप्त बंदरगाह है इसके माध्यम से चीन और श्रीलंका से व्यापार होता था। ऐसे ही जो भरोच बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है, इसके माध्यम से जो पश्चिम क्षेत्र के जो भी पश्चिम तटीय जो देश हैं उन पे व्यापार होता था। तो इस तरह से जो गुप्त काल की अगर हम बात करते हैं वहाँ की आर्थिक स्थिति या आर्थिक प्रणाली कुछ इस प्रकार थी। आगे हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक स्थिति की। अगर गुप्त काल के सामाजिक स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्राह्मणों को विशेषाधिकार दिया गया था। जैसे ब्राह्मणों को अगर हम ग्राम अनुदान की बात करते हैं तो भूमि तो दान दी ही जाती थी, यहाँ तक कि गांव भी दान दिए जाते थे। ब्राह्मणों ने इस तरह से काफ़ी धन संचय किया था गुप्त काल में। उनको अधिकार मिले थे जो कि नारद स्मृति में मिलते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इन लोगों को जो टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता था, टैक्स इनको देना नहीं होता था, साथ ही साथ के दान दक्षिणा में गांव मिल जाते थे, भूमि मिल जाती थी। तो इससे क्या होता था, उनका धन संचय होता जा रहा था। आगे हम बात करते हैं वर्ण विभाजन की। तो जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जाति और उपजाति बट गई थी। इसके कारण भी देखे जा सकते हैं। तो पहला तो ये था कि भारी संख्या में विदेशों से आए लोग भारतीय समाज में घुल मिल गए थे और विदेशों में भी हर समूह के लिए खास जाति होती थी। और दूसरा कारण ये था कि जो ग्राम अनुदान की प्रक्रिया थी, तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि बहुत से जनजातीय लोग ब्राह्मण समाज में समाहित हो गए। अब कुछ ऐसी भी जो जमीन होती थी जहाँ पर जनजातीय समाज रह रहा है, वो अभी क्या होते थे कि ब्राह्मणों का अनुकरण करने लगे थे और ब्राह्मण समाज में समा जाने लगे थे। तो जनजाति जो सरदार होते थे वो उच्च कुल के माने जाने लगे थे। आगे हम इसमें बात करते हैं निम्न वर्ण की क्या स्थिति थी। तो सामाजिक वर्ण में अगर हम बात करते हैं निम्न वर्ण की स्थिति की, तो इस काल में शूद्रों की स्थिति सुधरी थी। अब अभी तक हमने जब पहले पढ़ा था कि जो निम्न वर्ण हुआ करते थे उनको वैदिक जब काल पढ़े थे उस समय उन लोगों को पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। तो अभी इस समय पर गुप्त काल में क्या था कि उन्हें रामायण, महाभारत, पुराण आदि सुनने की
स्वतंत्रता थी, उनको अधिकार मिल गया था। वो गृह संस्कार कर सकते थे, कुछ अपने घरों में अनुष्ठान इत्यादि कर सकते थे, इन सब का उनको अधिकार मिलने लगा था। और इस काल में उनकी एक पहचान कृषक के रूप में भी होने लगी थी। और ये देखा जा सकता है कि जो इस काल में अछूतों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई थी। एक और विशेष इन्हीं में से एक वर्ग निकला जो कि चांडाल कहा जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो निम्न वर्ण की स्थिति थी उसमें गुप्त काल में सुधार देखा गया। अब महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं कि गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो अगर हम बात करें तो गुप्त काल में शूद्रों की भांति महिलाओं को भी रामायण, महाभारत, पुराण आदि सुनने का अधिकार था। अगर जीवन निर्वाह की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो निम्न कुल की अगर हम बोल सकते हैं जो महिलाएं थी, उनको जीवन निर्वाह में स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन जो उच्च वर्ण की महिलाएं थी उनको स्वतंत्र जीवन निर्वाह की स्वतंत्रता नहीं थी। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो उच्च वर्ण की महिलाएं थी उनमें अभी भी पराधीनता थी। वो अगर बात करते हैं, जो अगर हम रुपए पैसे की अगर बात करते हैं तो जीवन निर्वाह के लिए वो पूर्ण रूप से अपने पतियों पर आश्रित थी। तो इस तरह से अगर महिलाओं की बात करते हैं तो उनमें भी इकोनॉमी को लेकर कुछ डिफाइन था, है ना। जो स्थिति थी वो उच्च वर्ण की महिलाओं की अभी भी एक, जिसको हम बोल सकते हैं पराधीनता के रूप में स्थिति थी। वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। कुछ सामाजिक प्रथाएं उस समय पर देखी गई हैं। अगर सामाजिक प्रथाओं की बात करते हैं तो स्त्री धन देखा गया। स्त्री धन की अगर हम बात करते हैं तो सीधे सिंपल अगर इसको समझा जा सकता है तो ये कहलाता है दहेज, जो विवाह के दौरान वधू को भेंट स्वरूप माता और पिता के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि गहने होते हैं, वस्त्र होते हैं, आदि सामान दिए जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही एक, जिसको हम बोलते हैं आज के समय में तो अब दहेज प्रथा एक तरह से दंडनीय है, तो ये उस समय पर स्त्री धन कहा जाता था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं उस समय पर सती प्रथा भी देखी गई है, क्योंकि उस समय पर अगर हम बात करते हैं उस समय पर भी गुप्त काल के समय पे भी पितृसत्तात्मक परंपरा थी। इस काल में स्त्रियों को निजी संपत्ति समझा जाता था और उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि मृत्यु में भी वह उनका साथ देंगी, ऐसी आशा की जाती थी। तो अगर हम देखें सामाजिक स्थिति में ये प्रथाएं देखी गई हैं। अगर धार्मिक स्थिति की बात करते हैं, गुप्त काल के समय बौद्ध धर्म और भगवत संप्रदाय का उद्भव देखा जाता है। बौद्ध धर्म तो था ही, लेकिन अगर हम बात करते हैं भगवत एक नव संप्रदाय की, तो वो भगवत संप्रदाय का उद्भव और विकास गुप्त काल में देखा गया। बुद्ध धर्म की बात करते हैं तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजर्षण, बौद्ध धर्म को अशोक से मिला था और कनिष्क से मिला था, उतना गुप्त काल में नहीं मिल पाया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो गुप्त काल में भी कुछ बौद्ध स्तूपों का और विहार का निर्माण हुआ था और नालंदा, जो कि बौद्ध शिक्षा केंद्र था, एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। इस तरह अगर हम बात करते हैं भागवत संप्रदाय की, तो भागवत धर्म काल में मुख्य केंद्र था माफ कीजिएगा। अगर और बात करते हैं तो इसका उद्भव मौर्योत्तर काल से ही शुरू हो गया था। सातवाहन की जो हमने चर्चा की थी उस समय पे ही शुरू हो गया था। और वैदिक काल में तो हमने देखा है कि जो विष्णु हैं उनको गौण देवता के रूप में जाना जाता था, मतलब सूर्य भगवान के प्रतिरूप में उनको माना जाता था। ऐसा ही अगर हम बात करते हैं तो जो गुप्त साम्राज्य है, यहाँ पर भगवत संप्रदाय उभर के आया, जिसको कहा गया है भक्ति और अहिंसा का रूप। तो ये धर्म परम उदार था, इसमें सहज ही विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित किया। अगर हम बात करते हैं जब हेरोडोटस आया था
जब हमने पिछले शुंग वंश में जब हमने चर्चा की थी, जब वो हेरोदेस आया था तो उसने भी भगवत धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो ऐसा ही है भगवत धर्म, जिसमें कि ये घोषणा में ये कहा गया है कि जन्म से अपवित्र स्त्री है, वैश्य और शूद्र है, वो श्री हरि की शरण में, कृष्ण की शरण में आ सकते हैं। ऐसे ही इस भगवत संप्रदाय से संबंधित विष्णु पुराण है, जिसमें कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों को बताया गया है और इसको विष्णु स्मृति में भगवत संप्रदाय की इसमें चर्चा की गई है। तो इस तरह से हमने जाना कि जो वहाँ की धार्मिक स्थिति थी, वहाँ पर उस समय पर 2 ये संप्रदाय उभरे हुए थे। मतलब बौद्ध धर्म तो चल ही आ रहा था, लेकिन जो नया संप्रदाय उभरा था, उसको विकास हुआ था, वो था भगवत संप्रदाय। अब हम चर्चा करेंगे गुप्त काल के सांस्कृतिक उपलब्धियों की, मतलब कला और संस्कृति का गुप्त काल में क्या क्या विकास हुआ, क्या उपलब्धियां रही, इन सब की हम चर्चा करेंगे। और अगर देखा जाए तो इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है, जहाँ तक कि मुझे ध्यान है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जानते हैं इस काल में क्या क्या कला और संस्कृति में विकास हुआ। तो सबसे पहले अगर हम जाने स्थापत्य कला के बारे में, स्थापत्य कला में इस काल में मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर बनाने की कला का अगर जन्म बोलते हैं, अगर स्थापत्य कला की बात करते हैं, तो वो मूर्ति कला, चित्रकला से संबंधित है। इसी तरह मंदिरों का जब निर्माण हुआ तो ये मंदिर भव्य थे, आकर्षक थे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर देवगढ़ का विष्णु मंदिर है, वो अपने भव्य उदाहरण से माना जाता है। इसी तरह जो प्रसिद्ध मंदिरों की बात करते हैं तो तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर में स्थित है, भूमरा का शिव मंदिर जो कि नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है, खोह का विष्णु मंदिर जो कि नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है, और नचना का पार्वती मंदिर जो कि कुशार मध्य प्रदेश में स्थित है। जब हम ये डिटेल में मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें हम इन मंदिरों के बारे में भी और डिटेल से चर्चा करेंगे। इसी तरह उदयगिरी के विष्णु मंदिर की बात करते हैं जो कि विदिशा और मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो मंदिरों की अगर हम बात करते हैं, वो कला और कला का और स्थापत्य कला का वो बहुत उत्कृष्ट उदाहरण गुप्त काल में हमें देखने मिलता है। इसी तरह हम अगर बात करते हैं, जैसा कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं, चाहे वो कला संस्कृति की बात कर लें हम, चाहे वो चित्रकारी की बात कर लें, जिसको स्वर्ण युग बोलते हैं, वो गुप्त काल इनको माना जाता है। अगर हम देखते हैं तो इस समय पर स्तूपों का निर्माण भी हुआ था, जिसमें कि बाघ की गुफाएं देखी गई हैं, जैसा कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं। अजंता में चित्रकारी देखी गई है, जैसे कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं। तो जो बाघ की गुफाएं हैं और अजंता की जो कलाकृति है, ये बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ से हमें देखने मिलता है। इसी तरह हम अगर बात करते हैं मूर्ति कला की, तो मूर्ति कला में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति देखी गई है, जैसे कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं। अनेक कलात्मक मूर्तियाँ गुप्त काल में देखी गई। साथ ही साथ यहाँ पर उदयगिरी की बारह की प्रतिमा मिली है, जो कि मूर्ति कला का जिसको हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि जो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है, वो ये मूर्ति हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मूर्ति कला थी वो भी गुप्त काल में कला की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो बाघ की गुफाएं हैं, गुफाओं के अंदर चित्रकारी की गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि चित्रकला जो थी ना, ये प्राकृतिक दृश्यों से और जो भी सामाजिक दृष्टिकोण है उन सब से संबंधित हुआ करती थी, जैसे कि आप ये पिक में देख पा रहे हैं। इसी तरह जो अजंता की गुफाएं हैं, वहाँ पर भी चित्रकारी हुई है। जो चित्रकारी है उसमें कई प्राकृतिक दृश्य को दिखाया गया है, कई घूमते हुए वन्य जीवों को दिखाया गया है, कई ग्रुप्स की जो सभाएं हुई हैं उन सब की यहाँ पर चित्रण किया गया है, अगर आप ये पिक्स में देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से जो हम बात करते हैं, चाहे वो चित्रकला है, चाहे मूर्ति कला की बात कर लें, चाहे स्थापत्य कला की बात कर लें, ये गुप्त काल में अपने विकास की तरफ थी, एकदम विकास के चरम में थी। और इसीलिए गुप्त काल को हम संस्कृति और कला संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहते हैं।
इसी तरह का हम गुप्त काल में साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य कला में इस समय पर कालिदास जो कि महान कवि, संस्कृत कवि थे, हुए। गुप्त काल के जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में महान कवि कालिदास थे। इन्होंने मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार और रघुवंश की रचना की। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं नाट्य शास्त्र की तो उसका श्रेय जाता है विशाखदत्त को। विशाखदत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। इन्होंने कई नाटक लिखे जिसमें से मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम प्रमुख नाटक है। तो इस तरह से हमने चर्चा की गुप्त काल के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों की। आगे हम चर्चा पतन के क्या कारण रहे इसकी चर्चा हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे गुप्त काल के पतन के क्या कारण रहे।